Students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today we are going to learn a left portion of our computation of amount of retiring partner. So I hope आपको इससे पहले वाली वीडियो समझ में आई होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कंप्यूट करना है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है जब वो जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर उसे उसका अमाउंट कैसे पे करते हैं, कितने मेथड होते हैं वो अमाउंट पे करने का। तो हमारा आज का टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि कितने तरीके होते हैं अमाउंट पे करने के रिटायरिंग पार्टनर को। तो चलिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो आप देख सकते हो जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो अमाउंट पूरा लमसम यानी पूरा इकट्ठे एक बार में पे कर दे, या फिर वो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करे यानी थोड़ा थोड़ा करके दे। तो चलिए, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है और कंटिन्यूइंग पार्टनर उसे अमाउंट लमसम में देते हैं तो क्या एंट्री बनती है ये देखते हैं। तो आपकी एंट्री दी हुई है, आप देख सकते हो कि जब आप लमसम में पेमेंट करते हो रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देते हैं लमसम में, तब क्या एंट्री बनता है, तब आपकी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो देखिए, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को कैश दे रहे हैं तो आप टू कैश लिखोगे। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को इकट्ठा अमाउंट चेक से दे रहे हैं तो आप बैंक वर्ड लिखोगे, ठीक है, और आप इसमें फुल अमाउंट लिखोगे जितना अमाउंट आपको देना है। आप इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैलकुलेट करना सीखा था अमाउंट, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर उस अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर को इकट्ठा दे रहे हैं यानी लमसम में दे रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अगर कैश में दे रहे हैं तो, और अगर चेक में दे रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कंप्यूट किया और आपको पता चला कि वो जो अमाउंट है वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट नहीं देगा बल्कि रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर को अमाउंट देगा। देखिए, कई बार मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो मतलब होता है कि आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देगा, ठीक। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होगा इसका मतलब है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको और पैसे देने हैं, अब उनको पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि वो पैसे और देकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शो डेबिट बैलेंस दैट मच अमाउंट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया और आपको पता चला कि वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्या होगा, तो आपको वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर से लेना होगा। तो जब आप अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर से लोगे तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप रिटायरिंग पार्टनर्स से अमाउंट कैश में लोगे तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर से चेक में लोगे तो आप एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए, एट ए टाइम आपकी एक एंट्री बनेगी, या तो ये या तो ये। अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसमें क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देंगे। लेकिन अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसका डेबिट बैलेंस आया तो इसका मतलब है कि रिटायरिंग पार्टनर
कंटिन्यूइंग पार्टनर को अमाउंट और देगा। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला एंट्री क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लमसम वाला केस क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सेकंड केस जो है वो आपका वो है कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है और कंटिन्यूइंग पार्टनर अमाउंट इकट्ठा ना पे करके इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं, तब क्या एंट्री बनेगी। तो देखिए कई बार जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके पे करें। तो क्योंकि वो अमाउंट को इकट्ठा पे नहीं कर रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, इसलिए एंट्रीज में चेंजेस आती हैं। तो हमारा सेकंड केस है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा हो और कंटिन्यूइंग पार्टनर उनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, तो जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो देखो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहाँ थ्योरी में भी पढ़ सकते हो चाहो तो, ये सारी थ्योरीज आप ही के लिए है, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ किसमें लिखा गया है। तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि क्योंकि आप अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एंट्री करोगे कि जो आपका अमाउंट है वो पहले तो आप पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। क्यों, क्योंकि आप उनको अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो। अगर आप लमसम में करते तो आप देन एंड देयर पे कर रहे थे, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, यानी आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हो। तो क्योंकि आप डायरेक्ट उनको पे नहीं कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले एंट्री क्या करनी होगी, आपको उस अमाउंट, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है, उस अमाउंट को आपको रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। याद रखिएगा जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो सबसे पहले आप जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है उसको आप सबसे पहले उसके पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अच्छा, जब अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया तो क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तो आपका सेकेंड स्टेप बनेगा कि आप उस अमाउंट को उस पर इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो जब आप उस अमाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट क्या है, 6% पर एनम, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, और अगर मेंशन है तो जितना स्पेसिफाई है उतना दिया जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की एंट्री। नेक्स्ट में क्या है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया तो अब आप क्या करोगे, अब आप इंटरेस्ट को पे करोगे। तो जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये पेमेंट करने की एंट्री है। तो हमने क्या सीखा कि हमारे जो पेमेंट मेथड होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है लमसम और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। लमसम के केस में अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ, अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और क्रेडिट बैलेंस आया तो उसका मतलब है कंटिन्यूइंग पार्टनर अमाउंट देंगे, और जब कंटिन्यूइंग पार्टनर अमाउंट देंगे तो ये एंट्री बनेगी। अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया और डेबिट बैलेंस आया तो इसका मतलब है रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर को देगा। तो जब रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर को अमाउंट देता है तो आपकी एंट्री ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रहा हो, तो इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट होता है तो हमें 3 मेथड्स फॉलो करने होते हैं, यानी 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट हमें अमाउंट को पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, देन हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होता है उस लोन अमाउंट पे, और उसके बाद उस इंटरेस्ट को भी पे करना होता है। तो ये था आपका आज का थ्योरी टॉपिक। तो हमने आज की थ्योरी ख़त्म कर ली है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का आधा से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म कर लिया है, और हमारा बस एक टॉपिक बचा है जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा मेरी टारगेट अचीव करने में। बस अब 10 डेज़ रह गए हैं, ठीक है, 30 जून कंप्लीट होने में बस 10 डेज़ रह गए हैं, और मुझे अभी भी 30 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव माई टारगेट। थैंक यू।